अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस व्लॉग में ज़्यादातर जो बात है वो तो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से होगी, जहां पर आज पोलिंग का अमल जारी है। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे पोलिंग का अमल मुकम्मल भी हो चुका होगा गालिबन। लेकिन जो दिन भर होता रहा है पोलिंग के नाम पर एक मजाक, इलेक्शन के नाम पर एक तमाशा और जमहूरियत के नाम पर एक कलंक, ये सब हमें आज नज़र आया पोलिंग डे पर। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। सिवाय और बात करने के कर ही क्या सकते हैं, लेकिन हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन मज़े की बात क्या है, ये सब क्यों इतना खुलेआम हो रहा है, इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा सोच रही थी। तो मैंने उसके ऊपर भी कुछ एक एनालाइज करके सिचुएशन कुछ पॉइंट्स रेडी किए हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ साथ जनाब आज पीटीआई की क्या हिकमत अमली है, कराची में एक्टिव होने जा रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। अमेरिका ने कुछ अहम पाबंदियां लगाई हैं कुछ कंपनीज़ के ऊपर जो पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी में किसी भी तरह से हेल्प आउट कर रही थी। तो इस खबर की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर एक अहम दौरा भी होने जा रहा है, इससे मुतल्लिक भी बात करेंगे। आज एक अफसोसनाक खबर सामने आई, रोहिदाद खान साहब जो है वो चल बसे, और उनसे मुतल्लिक भी एक अहम कुछ ऑब्जर्वेशन हैं वो शेयर करूंगी। और लास्टली बात करेंगे कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब को इमरान खान साहब के लिखे गए ख़त में क्या कुछ मिसिंग है, इसके ऊपर सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर साहब ने कुछ नुक्ते उठाए हैं। इसके ऊपर भी बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी बात का आगाज़ यहीं से करेंगे। पहले हुआ करते थे वंस अपॉन अ टाइम कि थोड़े बहुत इलेक्शन ज़रूर हुआ करते थे, लेकिन अब वो तरद्दुद भी नहीं किया जा रहा। जब आम इलेक्शन भी होने थे तो जब भी मैंने एक बात कही थी कि भाई इलेक्शन करने का तरद्दुद ही क्यों कर रहे हैं, अगर आपने इस तरह के इलेक्शन करवाने हैं तो ना करवाएं और वैसे ही नोटिफिकेशन निकाल दें। और फिर हमारी बात को बड़ा माना गया, सुना गया, और उसके बाद उन्होंने यही किया कि इलेक्शन में जो कुछ भी मर्जी हुआ हो, रिजल्ट जो कुछ भी मर्जी आए हों, लोगों ने जिसको मर्जी वोट डाले हों, उन्होंने वाकई अपनी मर्जी से नोटिफिकेशन निकाल दिए फॉर्म 47 के तहत। तो ये फॉर्म 47 जो था ये बेसिकली नोटिफिकेशन ही था कामयाबी का, जिसका दिल चाहा उसके लिए निकाल दिया जाए। कोई चौथे नंबर पे था, कोई 5वें नंबर पे था, कोई दूसरे नंबर पे था, तो जिसको उन्होंने चाहा उसको उन्होंने फॉर्म 47 के तहत जितवा दिया था। लेकिन अब की बार इलेक्शन में उन्होंने कहा कि भाई ये भी हमें बात करने के ऊपर क्यों एक मौका मिल गया कि 45 47 का फ़र्क है, 45 47 का फ़र्क है। तो यहाँ पर आकर जो इस्टेब्लिशमेंट के और नून लीग के हामी सहाफ़ी और डाउट सहाफ़ी हैं वो बेचारे भी चुप कर जाते हैं, क्योंकि फ़र्क तो है फॉर्म 45 47 का। तो फिर उन्होंने शिकवा शिकायत की कि हुजूर देखें, हमने भी डिफेंड करना होता है जाके, ये ठीक है जो करना है वो तो आपने जैसे भी करना है, लेकिन कोई हमारे लिए भी तो ऐसी चीज़ दे दिया करें ना, कोई इतना गंदगी से काम किया करें कि कम से कम हमारे हाथ में भी तो कुछ हो बात करने के लिए। तो ये फॉर्म 45 47 का डिफरेंस जो है ये नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक हो गया जनाब, इस दफ़ा वो भी डिफरेंस नहीं किया जाएगा। तो आज जो इलेक्शन हो रहा है उसमें आपको यही कुछ नज़र आ रहा है। एक पोलिंग स्टेशन पर ख़ुद प्रिजाइडिंग अफसर ये मान रहे हैं कि जनाब हमें तो दिए ही नहीं गए फॉर्म 45, ठीक है। फिर एक जगह पर यह माना गया है कि जी फॉर्म 45 ऑलरेडी साइन करवा लिए गए हैं, खाली ही फॉर्म 47 45 जो है वो साइन करवा लिए गए हैं, यानी अपनी मर्जी से उसके अंदर वोटों की जो तादाद है वो लिख दी जाएगी। और इसकी जो वजह बताई गई है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तरफ से, रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से, उन्होंने कहा जी ये इसलिए करवाए गए साइन के बाद में वक्त बच जाए, ज़्यादा शाम में बड़ा झंझट बड़ा होता है, तो जी साइन पहले करा लो। यानी साइन एक करने में पता नहीं कितना वक्त रह जाता था, लग जाता था। तो इस किस्म की भोंडी हरकतें। उसके साथ साथ फिर उन्होंने कहा कि जी ये बाद में जो नंबर गिनती में इधर उधर करने मुश्किल हो जाते हैं, तो भाई पहले ही इसका बंदोबस्त किया जाए। तो इस दफ़ा उन्होंने काफ़ी सारी जगहों पर यह हरकत की कि जी ऑलरेडी ठप्पे लगे हुए जो बैलेट पेपर्स हैं वो बैलेट बॉक्सेस में भर दिए गए, ये भी हुआ। फिर इसके साथ हमने ये भी देखा कि जनाब कई जगहों पर मार कुटाई, लड़ाई झगड़ा, पोलिंग रुक गई। एक अफसोसनाक वाक़या नारोवाल में पेश आया है। ख़बर वहाँ से ये आ रही है कि एक कारकुन वहाँ पर जाँ बहक हो गया है, कोई 60 साला शख्स, और सर पे डंडा लगने की वजह से वो जाँ बहक हुआ है। बताया ये जा रहा है इनिशियली कि वो PMLN का कारकुन है, उनका ये दावा है कि ये उनका कारकुन है, और PTI के बंदों की वजह से, मारपीट की वजह से वो जान से गया है। बहरहाल कारकुन किसी का भी हो, चाहे वो PTI का हो, बेशक वो PMLN का हो, पीपल्स पार्टी का हो, किसी का भी हो, कारकुन आमतौर पे बेचारा मेहनती वर्कर होता है,
गरीब आदमी होता है। और देखिए इस तरह के मामलात में मौक़ों के ऊपर अफसोस की बात यह है कि कोई जान से जाता है तो यही बेचारे गरीब लोग ही पिसते हैं इन बड़ों के हाथों। लेकिन बहरहाल ये अफसोसनाक वाक़या नहीं होना चाहिए था, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल होनी चाहिए और अगर वाकई पीटीआई के लोग इसमें मुलविस हैं, उनके कारकुन मुलविस हैं, उनको पकड़ा जाना चाहिए। अब बहरहाल ये वाक़या तो हुआ नारोवाल में, लेकिन इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पे यही खबरें आ रही हैं। किसी जगह पर पुलिस खुद पहुंच गई और जाके अंदर उन्होंने पोलिंग स्टेशन को बंद कर लिया, ठप्पे लगाने शुरू कर दिए और वोटर्स को रोका गया, ये भी हुआ, उन्हें अंदर ही नहीं आने दिया जा रहा। फिर सहाफ़ियों को भी आज काफ़ी परेशानी का सामना रहा है क्योंकि बहुत सारी जगहों पर सहाफ़ियों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था पोलिंग स्टेशंस में कि वो ये सारा कुछ जो है वो एक्सपोज ना कर दें किसी भी तरह। आपको मालूम है कि फ़ोन सर्विस यहाँ पर पहले ही मुअत्तल है और फ़ोन सर्विस के ज़रिए जो इंटरनेट मिलता है फिर वो भी मुअत्तल है, तो ये भी सब किया गया ताकि धांधली एक्सपोज ना हो सके। कुछ गिरफ्तारियां भी सुनने में आई हैं और शब्बीर गुज्जर साहब जो पीटीआई के पिछली दफ़ा कैंडिडेट भी थे, ये इनको यहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया लाहौर के वेलेंशिया टाउन से। फिर इसके साथ साथ जनाब अजीब किस्म की जो सबसे बदतरीन इलेक्शन की इस वक्त धांधली हुई है वो PP32 गुजरात में हुई है, जहाँ पर अंधेर नगरी चौपट राज नज़र आ रहा है बिल्कुल, जिसको आप कहते हैं कि यहाँ पे साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हुआ। थ्रू आउट एक तो कैंपेन करने में भी मुश्किलात का सामना रहा और फिर उसके बाद आज पोलिंग डे पर भी हद दर्जा यहाँ पर पुलिस की मनमानी देखने को मिल रही है और यहाँ पर टोटली जो सूरत हाल है उसको बदला जा रहा है। अब ये बेसिकली परवेज़ इलाही साहब हों या मोनस इलाही साहब हों, मुझे ये ज़ाहिर लगता है कि ये तो पर्सनल ग्रज का मामला है। बड़े साहब को मोनस इलाही पर, परवेज़ इलाही पर बहुत गुस्सा है और उसकी एक वजह तो बड़ी साफ़ है कि परवेज़ इलाही साहब ने असम्बली तोड़ी पंजाब की इमरान खान के कहने पर, जबकि उन्हें वाज़े पैगाम बुलवा के बाकायदा दिया गया था। आपको याद होगा चौधरी परवेज़ इलाही जब वज़ीर आला थे तो उन्हें स्पेशली बुलवाया गया था और उनको वहाँ बुलवा कर ये पैगाम दिया गया था कि असम्बली नहीं तोड़नी वरना खैर नहीं। उन्होंने आके फिर बाद में एक टीवी पे इंटरव्यू भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर असम्बली टूटी तो ये पीटीआई पे भारी पड़ेगी। लेकिन बहरहाल खान साहब के साथ जो उन्होंने वादा किया था वो उन्होंने पूरा कर दिया। सब जानते बूझते भी उन्होंने असम्बली तोड़ दी क्योंकि खान साहब से उनका वादा यही था। तो ये जो गुस्सा है ना, ये उधर से जा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि भाई इसकी इतनी औकात कि इसने हमारी बात नहीं मानी और ख़ान की बात मानी। तो उस वक्त से जो चौधरी परवेज़ इलाही, मोनस इलाही, इनका जो पूरा ख़ानदान है ये जो आ गया है अताब के नीचे। और आप देख लें मुसलसल कि जो फस्तायत का मुजाहरा किया गया परवेज़ इलाही साहब के साथ, जिस तरीके से आपको याद होगा कि उनका घर का दरवाज़ा तोड़ा गया, जिस तरह से पुलिस रेड करती रही उनको, फिर अदालत ने उन्हें ज़मानत भी दी, साथ बंदा भी भेजा पुलिस का कि घर तक छोड़ के आओ, रास्ते में वहाँ कुछ ना हो, फिर भी उनको रास्ते से पकड़ लिया गया था। ये सब होता रहा। फिर कई मुकदमात में एक के बाद एक गिरफ्तारियाँ होती रहीं और आज भी वो 74-75 साल शख्स जो है वो जेल की सुलाखों के पीछे है और वो बेचारा बीमार भी हुआ है बीच में कई एक दफ़ा। कैसरा इलाही साहिबा ने, उनकी अहलिया जो है मोनस इलाही की वालदा हैं, उन्होंने कितनी दफ़ा ये बताया है वाक़या और बताते हुए बेचारी आप दीदा हो गई कि किस तरह से कीड़े काट गए उनको जेल के अंदर, लेकिन कोई उनकी बात सुनकर, उनकी चीख सुनकर भी नहीं आया। फिर अभी वॉशरूम में गिरने का वाक़या भी पेश आया, फिर भी उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। एक दो दफ़ा उनको दिल के भी इश्यूज़ हुए हैं और उनको जाके चेकअप वगैरह करवाया गया, लेकिन फिर वापस जेल में। लेकिन उन पे तरस नहीं खाया जा रहा कि यार एक शख्स के साथ आपने इतना कुछ कर लिया, अब छोड़ दें। दूसरी तरफ वो शख्स भी इस उम्र में ऐसा डटा है कि वो भी किसी भी तरह नरम नहीं पड़ा है। तो इन दोनों के ऊपर, यानी मोनस इलाही के ऊपर और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ऊपर आपको ख़ास इनायत इसलिए नज़र आती है कि एक तो उन्होंने सीधा जो डायरेक्ट हुक्म था कि असम्बली नहीं तोड़नी वो नहीं माना, और दूसरा जिस तरीके से सारी ज़िंदगी उन्होंने, हमेशा ये तासुर यही था उनके बारे में, जो कि एक सही हद तक तासुर था कि उन्होंने सारी ज़िंदगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी मर्ज़ी, उनके इशारे के मुताबिक सियासत की। तो ये किस तरह से इतनी उम्र गुजार के आखिरी हिस्से में उम्र के वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत कर रहे हैं और वो भी उस दौर में कर रहे हैं कि जहाँ पर अच्छे अच्छों की फूंक निकल गई है और जहाँ पर अच्छे अच्छे जिन्होंने सारी ज़िंदगी हमने सहाफ़त में एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ इनको बनाते देखा, सियासतदानों को बनाते देखा, उनकी जहाँ पर बस हो गई है वहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही डट गया, जिससे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि ये शख्स इमरान खान के साथ खड़ा होगा, लेकिन वो हुआ। और इसी तरह मोनस इलाही साहब भी। तो उन दोनों के ऊपर शदीद गुस्सा है और यही वजह है कि जो आम इंतखाबात हुए थे उसमें भी और अब जब ज़िमनी इलेक्शन भी हो रहा है उसमें भी ख़ास तौर पर इन दोनों को हरवाने का भी बंदोबस्त है
और इनके साथ बदतरीन किस्म की फैमिली को भी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। तो इस किस्म का इलेक्शन अगर आपने करवाना है तो उसकी ज़रूरत क्या है, इसका फ़ायदा क्या है? जो मेरी नज़र में इसकी दो मकासद हैं। एक तो ये कि ये जो खुली बदमाशी है, इससे ये तासुर देना मकसूद है कि हम ताकतवर हैं, तुम गुलाम हो, तो जो हमारा दिल करता है हम वो करेंगे, करके देख लो जो करना है। वो एक आम सा मुहावरा है कि पट लो जो पटना है। तो ये वो एक तो वो खुली बदमाशी की एक वजह जो है वो सीधी सीधी सी ये नज़र आती है। दूसरी वजह ये है कि पहले ज़माने में ना एक लफ्ज़ हुआ करता था हया या शर्म, तो उसमें थोड़ा बहुत तकाज़े थे, कुछ पर्दा हुआ करता था और फिर लोग कोशिश करते थे कि यार करें हम जो मर्ज़ी गलत सही काम, लेकिन उस तरह से खुल के सामने नहीं आने चाहिए। आपको थोड़ी सी शर्म होती थी, इलेक्शन कमीशन में थोड़ी सी शर्म होती थी कि यार लोग कहें कि नहीं नहीं बेहतर इलेक्शन हुआ, कहीं कहीं हो जाती है बेज़ाब्तगी, या आपको थोड़ा बहुत मीडिया में कोई शर्म होती थी कि बिल्कुल ही झूठ को सच, सच को झूठ कहते हुए थोड़ी सी कहीं ज़बान लड़खड़ा ही जाती थी। या इसी तरीके से सियासतदानों में थोड़ी सी कर्टसी और ग्रेस होती थी कि और जितनी मर्जी वो एक दूसरे के खिलाफ हरकतें करें, लेकिन कम से कम ये नहीं करते थे कि भाई बिल्कुल ही आप चौथे नंबर पे आए हुए हैं और आप जो है जीत का नोटिफिकेशन लेके और फिर आप सीना चौड़ा करके जो है विमान में दाखिल भी हो जाएं, झूठे हलफ भी उठा लें। तो ये अब प्रॉब्लम क्या हुआ है? प्रॉब्लम अब ये, और ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट भी, पहले ये होता था कि ये सब कुछ से पर्दा रह के करती थी लेकिन सामने खुद नहीं आते थे, तो अब वो भी उनका भी जो पर्दा था उन्होंने भी गिरा दिया। अब हुआ ये है कि हर कोई उस चीज़ से, उस पर्दे से निकल कर बाहर आ गया। वो जो थोड़ी बहुत शर्म, हया, झिझक, परेशानी, वो कहते होते थे जो नहीं लिया, तो वो याद आ गया। वो जो हुआ करती थी कि जो सब कुछ करना है वो पर्दे के पीछे करो भाई, इतना खुलेआम ना करो, तो वो अब ख़त्म हो चुकी है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को इस बात की परवाह नहीं है कि आप चीख के कहें, रो के कहें, खुलेआम कहें कि ये इस तरह का इलेक्शन है, ये मिला हुआ है, ये उन्हें कोई परवाह नहीं। ना अदालत को इस बात की कोई फ़िक्र है कि जो खुलेआम हो रहा है उसके ऊपर वो बेशर्मों की तरह बैठे रहेंगे, नोटिस नहीं लेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, कोई रिलीफ नहीं देंगे, लेकिन उन्हें भी इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कोई क्या कह रहा है। इसी तरीके से आप बाकी भी इदारों का यही हाल है। तो असल प्रॉब्लम सिर्फ ये हुआ है कि अब वो जो हया या शर्म थोड़ी बहुत बाकी थी वो ख़त्म हो चुकी है। इस वजह से आपको ये अब जो खुलेआम हर चीज़ होती हुई नज़र आ रही है, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है। बाकी जनाब, आज पीटीआई ने कराची में एक जलसे बल्कि रैली का एहतमाम कर रखा है। शेर अफजल मरवा साहब एक दफ़ा फिर कराची रवाना हो गए हैं, वहाँ से वो लीड करेंगे इस रैली को मज़ार कायद तक, और मुझे उम्मीद है कि ये खासी बड़ी रैली होगी क्योंकि कराची में पीटीआई का बहुत बड़ा सपोर्ट बैंक है, और जब जब भी कहीं पे भी उनको बाहर निकलने की कॉल मिली है तो चंद घंटों के नोटिस पे भी बड़ी तादाद में लोग आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये खासी एक बड़ी रैली होगी और अच्छी चीज़ है। पीटीआई को कराची को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। वहाँ पर जब आपकी इतनी बड़ी एक सपोर्ट मौजूद है, बग़ैर कैंपेन के लोग आपको वहाँ पे वोट डालने आ गए और डाला उन्होंने, अपने क्लीन स्वीप किया कराची को, लेकिन बाद में क्लीन स्वीप कर दिया डाकुओं ने, तो वहाँ पर आपको तवज्जो भी देनी चाहिए और वहाँ पर बिल्कुल जो मेन मरकज़ी क़यादत है उसको पैदर पे दौरे करने चाहिए। पूरी तरह तंजीम साजी यहाँ पे अच्छी तरह की होनी चाहिए और भरपूर कराची को आपको दिलजोई करनी चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद जनाब एक जो बात की जा रही है ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, वो ये कि जी अगर इन ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी मिलती है तो मखसूस नशिस्तों का रास्ता भी खुल सकता है। ये बेसिकली क्यों कहा जा रहा है? वजह ये बताई जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ने या फिर बाद में अदालत ने भी जो ये एक तौजीह बताई थी कि जी मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को क्यों नहीं मिल रही हैं, तो उन्होंने कहा था कि चूँकि ये पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है। ये अलग बात है कि इससे पहले ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि कोई जमात पार्लियामेंट में नहीं भी थी, रजिस्टर्ड थी, लेकिन तो उनको भी मिला, यानी मखसूस नशिस्तों का हक़ जो था उन्हें दिया गया था अगर उन्होंने जीती थी बाकी नशिस्तें जनरल। लेकिन इस दफ़ा ये इन्होंने इंटरप्रिटेशन की कि नहीं मिल सकती सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। तो अब हो ये रहा है कि जो बाजौड़ की सीट है NA 8 की, जहाँ पर पीटीआई के उम्मीदवार गुल ज़फ़र ख़ान हैं, ये जो इलेक्शन है ये बेसिकली ज़िमनी इलेक्शन नहीं है, ये बेसिकली जो मेन इलेक्शन था ये उसी का कंटिन्यू हो रहा है प्रोसेस। उसकी वजह ये है कि उस वक्त जो उम्मीदवार हैं वो नहीं, उनकी डेथ की वजह से वो रुक गया था, मुलतवी हो गया था, तो उसके बाद अब जो है वो इलेक्शन फ़र्स्ट टाइम इधर हो रहा है। तो अगर इस घोड़े के निशान पर गुल ज़फ़र ख़ान जीत के आते हैं तो इसका मतलब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो एक
पार्लियामेंट की पार्टी बन जाएगी, क्योंकि वो उस पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उस सूरत में ये चांस बन सकता है कि इनको फिर इनकी मखसूस नशिस्तें वापस मिल जाएं, क्योंकि जो बुनियादी एतराज़ था वो तो दूर हो जाएगा कि जी पार्लियामेंट में वो पार्टी मौजूद नहीं थी। तो कहने को ये बात थोड़ी सेंस तो बनती है, इसकी समझ में भी आती है, लेकिन अगर असल बात ये कि हमारे मुल्क में ना तो कानून के मुताबिक फ़ैसले हो रहे हैं, ना सेंस के मुताबिक फ़ैसले हो रहे हैं। फ़ैसले तो इस बात पे हो रहे हैं कि जब तयशुदा है कि मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी, तो मतलब है कि नहीं मिलनी। तो इसलिए अब आप जिस तरह मर्ज़ी इस कान को इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, बहुत से लोग इस पर होपफुल हैं। मुझे इसमें ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि इसके बावजूद भी नहीं है मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। आप इससे ही अंदाज़ा लगा लें कि काजी साहब ने तो अभी तक वो पिटिशन ही नहीं लगाई मखसूस नशिस्तों वाली, जो पीटीआई ने अपील दायर कर रखी है। तो ये तो सूरत हाल है। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा लें बदनीयती का कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिलने देंगे ये लोग। ख़ास तौर पर काजी साहब का तो अब सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलती हैं तो मतलब उनकी एक्सटेंशन का रास्ता रुकता है। तो वो क्यों चाहेंगे कि मखसूस नशिस्तों की पिटिशन लगे, उन्हें मखसूस नशिस्तें वापस करनी पड़ें और फिर उनकी नौकरी का, उनकी एक्सटेंशन का रास्ता बंद हो। अच्छा, यही जो पॉइंट है बेसिकली, ये इमरान खान साहब ने अपने ख़त जो लिखना था उन्होंने काजी फायज़ साहब को, इसके हवाले से भी सामने आया था कि खान साहब ने ये पॉइंट भी उसमें रखा है। उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए भी ये बात की थी। बाद में जो ख़त भेजा गया है, जो मंजर आम पर आया है, उसमें साकिब बशीर साहब जो सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये मेंशन किया है कि उस ख़त में ये नुक्ता नहीं है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर खान साहब ने ये नुक्ता एक्सटेंशन वाला डाला था कि आपको एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए, तो ये नुक्ता किसने इस ख़त में से निकाला? अब इसके ऊपर बहुत बात हो रही है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी हामिद खान साहब जो हैं इस मामले पे बिल्कुल खामोश हैं, जबकि सब कहते हैं कि उनके चीफ जस्टिस से अच्छे रवाबित हैं और उन रवाबित का पीटीआई को या इमरान खान को क्या फ़ायदा हुआ है? आपकी कोई पिटिशन टाइम से लगी नहीं, किसी पिटिशन में आपको रिलीफ मिला नहीं, और उल्टा ये हुआ है कि जब पीटीआई ने चीफ जस्टिस साहब पर प्रेशर बढ़ाने के लिए अदम एतमाद की बात की हो कि हमें उन पर एतमाद नहीं है, या उनके ख़िलाफ़ कोई एहतजाज करने की बात की हो, या अब ये ख़त लिखकर अगर उनकी कुछ तवज्जो दिलाने की कोशिश करने की बात हो, तो उसमें कहीं कहीं अब बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि ख़ुद हामिद खान साहब जो हैं रुकावट बन गए। और अब बहुत सारे रिपोर्टर्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि हामिद खान साहब ही बुनियादी तौर पर वो शख्सियत है जिन्होंने ऐसी कोई भी चीज़ जो काजी फायज़ साहब के ख़िलाफ़ जा रही होती है उसको हज़फ करा देते हैं। तो ये एक सीरियस मैटर है कि इसका मतलब है कि खान साहब के जो अहकामात हैं उनको फॉलो उस तरह से नहीं किया जा रहा, उसमें तरमीम कर ली जाती है, उसमें मर्ज़ी की चीज़ें डाली या निकाली जाती हैं। तो ये तो एक बहुत संगीन किस्म का इशू है फिर पीटीआई के साथ, कि उनका मैसेज अगर उस तरह से नहीं कन्वे आगे हो रहा जिस तरह होना चाहिए। तो मेरा ख़्याल है उन्हें इसको बिल्कुल प्रॉब करना चाहिए कि कौन है जो खान से इस तरह से गद्दारी कर रहा है। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि वैसे मैंने अमेरिका के ऊपर भी बात करनी थी, लेकिन थोड़ी मैं इसके हवाले से बात करना चाह रही हूँ। जो रोहिदाद खान साहब सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, वो आज इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। 100 साल से ज़ायद उन्होंने उम्र पाई और 1949 में ये सिविल सर्विस में भर्ती हुए थे। यानी समझ लीजिए कि सारा जो पाकिस्तान का अभी तक का उनका दौर है सारा उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, उसका उरूज भी, उसका जवाल भी। और रोहिदाद खान साहब जो हैं बहुत ज़ईफ़ होने के बावजूद भी आखिर तक बड़े वोकल रहे और अपनी पोजीशंस को बड़ा क्लैरिटी से वो बयान करते रहे। मुझे भी कई दफ़ा उन्हें सुनने का, उनसे बात करने का भी मौका मिला। तो वो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड भी करते थे और उसको सही तौर पर बयान भी कर सकते थे, उसका हल भी, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल जैसे वो उसकी क़याम हुआ उस वक्त से लेकर आज तक देखा कि इसके साथ हुआ क्या है। आखिर में उनका बहुत रुझान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ था और इमरान खान साहब को वो बहुत बड़ा लीडर समझते थे और वो समझते थे कि इमरान खान साहब ही वो शख्सियत हैं कि जो पाकिस्तान को बहरानों से निकाल कर तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं और सही मानों में इसको वो पाकिस्तान बना सकते हैं जिसके लिए इसका क़याम अमल में लाया गया था। रोहिदाद खान साहब के बारे में फैसल जावेद खान साहब ने भी एक बात कोट की है। उन्होंने कहा कि आखिर तक जब उनसे वो मिलने जाते थे उनके साथ अच्छे टर्म्स होंगे उनके, तो फैसल जावेद साहब ने बताया कि वो आखिरी दिनों में भी इमरान खान से मिलना चाहते थे। वो बार बार ये बात कहते थे कि मुझे अडयाला ले चलो, मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूँ। ये फैसल जावेद कह रहे हैं। और ये रोहिदाद खान साहब इस हवाले से भी एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत थे कि 1971 में जो फ़ौजी ऑपरेशन हुआ था ढाका में, उसके हवाले से इन्होंने बाद में कौम से माफ़ी भी मांगी और बड़े इस पे चश्म कुशा इंकशाफात भी थे उनकी तरफ से।
तो ये जो पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हुई, जो पाकिस्तान में इदारों ने बड़े बड़े ब्लंडर्स किए, गुनाह किए, ये उनके चश्मदीद गवाह भी थे। और ये कुछ में शायद उनका कोई ना कोई इसी वक्त किसी भी तरह उनका हो सकता है किरदार भी हो, इसीलिए उन्होंने बाद में माफ़ी भी मांगी कि ये जो ऑपरेशन था ये गलत था, और उसका फिर पाकिस्तान ने खमियाजा भुगता कि हमारा एक हिस्सा हमसे अलग हो गया। तो जो रोहिदाद खान साहब हैं, ये अपने आप में पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया थे, पाकिस्तान की पूरी एक तारीख़ थे। आज ये इस जहान फ़ानी से कूच कर गए, लेकिन मैं इस बात की तरफ ज़रूर परेशान हो रही थी कि ये चले तो गए हैं, बहुत कुछ इन्होंने तहरीरों में भी लिख छोड़ा होगा यकीनी तौर पर, और जो इनके करीब लोग हैं वो भी ज़्यादा बता सकते हैं। लेकिन ये वो शख्सियात हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की जो हम ये आज की मौजूदा हालत है उसको अपनी आँखों से देखा है, और ये किस तरह यहाँ तक पहुँचा, पाकिस्तान ज़वाल का ये सफ़र पाकिस्तान ने किस तरह तय किया है, ये उसके विटनेस हैं बेसिकली। तो हमें इन लोगों के उससे फ़ायदा उठाना चाहिए था कि ये क्या कह रहे हैं, और इनकी बात को सुना जाना चाहिए था। लेकिन जो हमारे मुँहज़ोर किस्म के हमेशा ताकतवर लोग आते हैं, वो हमेशा बार बार गलतियां ही करते हैं। किसी ने कोई उसमें आज तक ऐसा काम नहीं किया कि जिसकी वजह से हम प्राउड फील करें कि हाँ जी ये कोई इन्होंने ऐसा काम किया, गलती से सीख कर किया। या तो गलतियां रिपीट हुई और या फिर हर बार नई गलती की गई, लेकिन गलतियां ही गलतियां हैं। हमारे हिस्से में, हमारे खाते में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो प्राउड हमें फील कराए। नरेंद्र मोदी आज हमें ताने मार रहा है कि ये मुल्क आटे के लिए तरस रहा है, पहले आतंक फैलाया करता था, अब आटे के लिए तरस रहा है। तो ये अब हमारी हैसियत है कि हमें इस तरीके से वो लोग ताने मार रहे हैं कि जिनके साथ तिजारत करने के लिए हमारे वज़ीर तिजारत मरे जा रहे हैं। खैर, ये जो बैरूनी ताल्लुकात हैं इसके ऊपर अगले व्लॉग में ज़रा तफसील से बात करेंगे। आज ज़रा वक्त का अब काफ़ी तवील हो गई बात। ईरान का दौरा, यानी ईरानी सदर आ रहे हैं, अमेरिका ने जो पाबंदियाँ लगाई हैं, इनसे जुड़ी कुछ आम चीज़ें आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।